हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशा है। आज मैं आपको यहाँ अपनी एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने आई हूँ। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं ईशा हूँ। मैं पिछले 1 महीने से बुरे मानसिक तनाव से जूझ रही हूँ। मेरे पति हितेश की ऑफिस से घर आते वक्त एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हमारी शादी को 15 साल हो गए थे और हमारी एक बेटी लावण्या भी है। हम हितेश को खोने के गम से उबरे भी नहीं थे कि मेरी बहन किरण ने मुझे कुछ ऐसी बात बताई कि मेरा सर चकरा गया। उसने मुझे बताया कि उसका बेटा जतिन हितेश का बेटा था। उसने मुझे वे लेटर दिखाए जिनसे ये साफ था कि हितेश उसे इस बात को छुपाने के लिए उसे पैसे दे रहा था। मैं इस खबर को सुनकर चौंक गई। किरण मेरी छोटी बहन है और 10 साल पहले उसका तलाक हो गया था। उसके पति ने उसको दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया था। तब से मैं उसकी फाइनेंशियल मदद कर रही हूँ ताकि वो अपने बेटे को ढंग से पढ़ा सके। मुझे नहीं पता था कि उसका बेटा मेरे दिवंगत पति का ही है। हितेश और किरण मेरी शादी के समय से ही करीबी दोस्त रहे हैं, पर मुझे ये अंदाजा कभी नहीं था कि वो दोनों मेरे साथ ऐसा करेंगे। किरण ने खुलासा किया कि हमारी शादी के तुरंत बाद हितेश ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। उसने ऐसे हरकतें की जिससे पता चल रहा था कि उसके मन में क्या है। उसने उसे किसी दूसरे आदमी से शादी न करने के लिए भी कहा और शादी तोड़ने की कोशिश तक की, लेकिन किरण ने हितेश से बचने के लिए शादी कर ही ली। उसकी शादी के बाद भी हितेश उसका पीछा करता रहा और उसे बहकाने की कोशिश करता रहा, यहाँ तक कि वो उसे उन सब चीज़ों के लिए मजबूर भी करता था। 13 साल पहले हमारे चचेरे भाई की शादी के रिसेप्शन पर उन दोनों ने शराब के नशे में रात साथ गुजारी थी, जिसकी वजह से किरण ने जतिन को जन्म दिया। उसने ये भी बोला कि उसके पति को हितेश और किरण के बीच संबंध होने का शक था, जिसके कारण उसके मन में किरण के लिए नफरत भर गई और फिर उसने शादी तोड़ने का फैसला किया। मैंने ये सब ध्यान से तो सुना, पर यह भी सोचती रही कि मुझे कभी इन चीज़ों की भनक क्यों नहीं लगी। आखिरकार ये सब मेरी नाक के नीचे हो रहा था। मैंने उससे पूछा कि जब हितेश ने उसमें इंटरेस्ट दिखाई तो उसने मुझे क्यों कुछ नहीं बताया। उसने सिसकते हुए कहा कि वो मुझे दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। किसी वजह से मैं उसकी बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अगर वो इतनी वफादार थी तो उसे मुझे इन सब के बारे में पहले बताना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैंने उससे पूछा, अगर हितेश मुझसे प्यार नहीं करता था तो उसने मुझे तलाक क्यों नहीं दिया। उसने कहा कि हितेश अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और तलाक की वजह से वो उसे खोने से डरता था। इसके अलावा ये दोहरी जिंदगी सबको सुकून देती थी, इसलिए इसे छिपाना बेहतर था और चीज़ें जैसी चल रही थीं वैसे ही चलनी चाहिए ताकि हम साथ रह सके। उसने कहा कि हितेश ने इस बात पर जोर दिया था कि वे बातचीत को लेटर तक ही रखे ताकि कोई भी उनकी सच्चाई का पता न लगा सके। अपने पति के लिए मेरा शोक अचानक गुस्से और नफरत में बदल गया कि वो मेरी बहन के साथ मुझे धोखा दे रहा था और हमारी बेटी के सिवाय उसका कोई और भी बच्चा था। उससे भी बड़ी बात, वो बच्चा मेरी खुद की बहन का था। मैंने उसकी कब्र पर जाना बंद कर दिया। मेरे पति के निधन के बाद मेरी बेटी लावण्या सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, क्योंकि वो अपने पापा के सबसे करीब थी। मैंने उसे सच नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो अपने दिवंगत पिता से नफरत करे। उसके पास अपने पिता की समृद्ध यादें थीं। मैं उन्हें कलंकित नहीं करना चाहती थी। हालांकि जैसे जैसे मेरे दिवंगत पति के लिए कड़वाहट मेरे अंदर बढ़ती जा रही है, लावण्या को मेरे इरादों पर शक होने लगा है। वो सोचती है कि उसके पापा के बारे में भूल चुकी हूँ और दूसरे पुरुषों के साथ मिलना जुलना चाहती हूँ। इसलिए मैंने हितेश की कब्र पर जाना और उनकी मृत्यु पर शोक मनाना बंद कर दिया है। इंश्योरेंस राशि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन बैंक अधिकारी दावे पर आगे बढ़ने से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए हमसे मिलने आए। जैसे ही किरण को खबर मिली कि हितेश ने अपने परिवार के लिए भारी इंश्योरेंस छोड़ा है, वो मुझसे मिलने आई और पैसे में जतिन का हिस्सा मांगा। वो हितेश की पैतृक संपत्ति में भी अपने हिस्से का दावा करने लगी, जिसमें वो घर भी शामिल है जिसमें हम इस समय रह रहे हैं। मैंने उससे हितेश के पिता होने को साबित करने वाले सभी सबूत मांगे। उसने मुझे कुछ लेटर सौंपे जिनमें वो उन शब्दों की तरफ इशारा करती रही जहां हितेश ने उससे ये बात न उजागर करने की विनती की थी। मुझे उन शब्दों को पढ़कर बहुत घिन आती है और उनको बेआराज कर मुझे उलटी करने का मन करता है। मुझे अभी भी पूरा लेटर पढ़ना बाकी है। मैं फिलहाल दुविधा में हूँ
क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस स्थिति से कैसे निपटूं। मुझे सच्चाई से घुटन महसूस हो रही है। मुझे नहीं पता कि मैं ये जानकारी अपनी बेटी और हितेश के परिवार को मैं कैसे बांटूंगी। लावण्या अपने पिता की वास्तविकता के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाएगी। आखिरकार वो सिर्फ 14 साल की बच्ची है। कुछ समय बाद, जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरी बहन किरण ने मेरे पति हितेश की इंश्योरेंस राशि और पुरखों की विरासत में हिस्सेदारी की मांग की थी। आप सबकी वजह से मैंने अपनी बहन के उन शब्दों को सही से समझने और उसकी बातों को परखने का फैसला किया है, क्योंकि जो उसने कहा है वो कम भारी बात नहीं है। शुरुआत के लिए मैंने उस लेटर को पढ़ने का साहस जुटाया जो किरण ने मेरे साथ शेयर किया था। मैंने लेटर को कई बार अच्छी तरह पढ़ा। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया, क्योंकि इसकी वजह से मुझे चीजें और साफ तरह से समझ आने लगी। मैंने जो उस समय तक यकीन किया था वो सब मानो बदलने लगा था। हालांकि हितेश ने किरण से इसे छुपाने की विनती की थी, लेकिन उसके शब्द कभी भी लवर जैसे नहीं थे। उसके शब्द ऐसे लग रहे थे मानो वो घबराया हुआ है। उसमें कुछ भी रोमांटिक नहीं था। मैंने किरण से उन लेटर्स के बारे में पूछा जो उसने हितेश को भेजे थे, ताकि मैं सब कुछ और बेहतर ढंग से समझ सकूं। लेकिन उसने कहा कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने हितेश की प्राइवेट जगहों पर उनको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी इससे जुड़ा हुआ नहीं मिला। उसके मौत के 1 हफ्ते बाद हितेश के वकील ने उसकी वसीयत मुझे सौंपी। इसमें हमारी बेटी लावण्या के अलावा किसी और का जिक्र नहीं किया गया था। मैंने वकील को फोन किया और उससे पूछा कि क्या हितेश ने अपनी वसीयत में अलग से कुछ जोड़ा है या उसने कुछ और दस्तावेज तैयार किए हैं। वकील ने तुरंत जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं था। उसने कहा कि जो वसीयत उसने मुझे दी थी वो हितेश की आखिरी वसीयत थी और उसने कभी भी किसी को जोड़ने या इसे बदलने का इरादा नहीं बताया था। इस बीच किरण मुझे पैसों के लिए परेशान करती रही। उसने उस मंथली खर्च की मांग की जो हितेश उसे दे रहा था। ये जानने के बाद मुझे हैरानी हुई कि हितेश उसके मंथली खर्चों का ध्यान रख रहा था। इसके बावजूद मेरी बहन मुझसे पैसे मांगती रहती थी, ये कहकर कि उसकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है। मैं उसके स्वार्थ के कारण उससे नफरत करती थी और मुझे हमेशा लगता था कि वो बेईमान है। मैंने उससे उसके बैंक स्टेटमेंट मांगा ताकि मैं देख सकूं कि हितेश उसे कितना पैसा देता था। उसने मुझे अपना बैंक स्टेटमेंट सौंपी। हितेश वाकई में उसे हर महीने पैसा देता था। स्टेटमेंट देखने के दौरान मुझे पता चला कि मैं उस बैंक खाते के बारे में नहीं पता था जो हितेश ने किरण को पैसे देने के लिए इस्तेमाल किया था। मैं उस खाते पर दावा करने के लिए हितेश के दस्तावेजों के साथ बैंक पहुंच गई। बैंक को हितेश के कानूनी वंशज के रूप में मेरी पहचान पक्का करने में 1 हफ्ता लग गया। उन्होंने वो पैसा मुझे दे दिया जो हितेश ने उस बैंक खाते में रखा था। हालांकि वो ज्यादा नहीं था। इसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसको सुनकर मैं और चौंक गई। मुझे पता चला कि हितेश के पास उस बैंक में एक लॉकर था जिसे मैं देख सकती थी। मैंने लॉकर खोला और उसमें वो सब था जो मैं इतने समय से ढूंढ रही थी। इसमें वे लेटर थे जो किरण ने हितेश को ब्लैकमेल करने के लिए भेजे थे। 1 दर्जन से अधिक लेटर ऐसे थे जिन्होंने पूरी पहेली को मेरे लिए सुलझा दिया। इसमें न केवल किरण द्वारा भेजे गए लेटर शामिल थे, बल्कि हितेश द्वारा किरण को भेजे गए लेटर्स की कॉपी भी शामिल थी। ये सब 12 साल पहले किरण की शादी के तुरंत बाद शुरू हुआ था। एक रात किरण और हितेश एक पार्टी में नशे में धुत हो गए थे। मुझे वो दिन हल्का हल्का याद है क्योंकि वो हमारे चचेरे भाई की शादी थी। मेरी बेटी लावण्या तब छोटी थी, इसलिए मैंने पार्टी जल्दी छोड़ दी। मुझे बाद में पता चला कि हितेश और किरण ने उस रात शराब पी रखी थी और खूब नाच रहे थे। किसी को ये पता ही नहीं चला जब उस रात वो दोनों एक साथ एक कमरे में गए। पहला लेटर हितेश द्वारा भेजा गया था जिसमें उसने उस रात के लिए उसने माफी मांगी थी और ये कबूल किया था कि उसके मन में मेरी बहन के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। वो किरण के करीब था, लेकिन केवल एक बहनोई के रूप में। लगभग उसी समय किरण ने जतिन को जन्म दिया। उस दौरान कोई और लेटर नहीं शेयर किए गए थे। अगला लेटर किरण के तलाक के बाद था, जहां उसने हितेश को सूचित किया कि जतिन उसका बेटा है। हितेश ने यह कहते हुए दावे का बचाव करने की कोशिश की कि वो सच नहीं हो सकता, लेकिन किरण ने जोर देकर कहा कि जतिन उसका ही है और अगर उसने इसे नहीं माना तो वो परिवार के सामने उसकी सच्चाई उजागर कर देगी। किरण ने जतिन के लिए मंथली खर्च की मांग की, जिसे हितेश देने के लिए मान गया था। इसके अलावा
वो पिछले 12 सालों में कम से कम 1 दर्जन बार मोटी रकम हितेश से मांग चुकी थी। पैसों की बातचीत के अलावा किसी दूसरी बात का कोई जिक्र नहीं था, जिससे साफ पता चलता है कि उनके बीच कोई और रिश्ता नहीं था। वैसे भी ये कोई वो जमाना नहीं था जहां आशिक एक दूसरे से लेटर्स के साथ अपनी बात शेयर करते थे। अगर कोई अफेयर होता तो उसके फ़ोन पर सबूत होते। हितेश का फ़ोन दुर्घटना के बाद बरामद कर लिया गया था और मुझे सौंपा गया था। मुझे उसके सोशल मीडिया अकाउंट या ईमेल में अफेयर का कोई नामो निशान नहीं मिला। लेटर्स और अन्य सबूतों से ये साफ हुआ है कि किरण मुझसे काफ़ी बातों के बारे में झूठ बोल रही थी, जैसे कि हितेश उससे प्यार करता था और उनके बीच कुछ अफेयर चल रहा था। मैंने अपने चचेरे भाई की शादी की तारीख का पता लगाया, जहां हितेश और किरण ने रात साथ गुजारी थी, और इसे जतिन की जन्म तिथि से मिलाने की कोशिश की। हालांकि इसके चांसेस थे कि जतिन हितेश का ही बेटा हो सकता है, लेकिन यह पक्के वाली बात नहीं थी। कुछ दिनों बाद किरण मेरे घर आई और इंश्योरेंस के पैसे की मांग की। उसे शायद पता चल गया होगा कि हमें इंश्योरेंस से मोटी रकम मिली है, क्योंकि हितेश की कार दुर्घटना हुई थी। किरण ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने बात नहीं मानी तो वो अदालत चली जाएगी और मेरे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। उसने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया, क्योंकि मैं हितेश की मौत के बाद उसकी इज्जत की रक्षा करना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि जब तक वो ये साबित नहीं कर देती कि जतिन हितेश का बेटा है, मैं उसे 1 पैसा भी नहीं दूंगी। उसने कहा कि वो इसके बारे में गवाही दे रही थी और मुझे इस पर विश्वास करना चाहिए। मैंने उसकी तरफ मुस्कुरा के कहा कि उसे जतिन का डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। मेरी मांग सुनकर वो पीली पड़ गई और बोली कि हितेश अब जिंदा नहीं है और टेस्ट पूरा करना चुनौतीपूर्ण होगा। मैंने सलाह दी कि लावण्या के डीएनए से नमूने का मिलान करके अभी भी टेस्ट का परिणाम निकाला जा सकता है, या अगर मामला और आगे बढ़ता है तो अदालत इसकी गवाही के लिए हितेश की कब्र की मिट्टी का इस्तेमाल कर सकती है। वो ये कहते हुए घबरा गई कि मैं हितेश की कब्र की मिट्टी का टेस्ट करके उसका अपमान कैसे कर सकती हूँ। मैंने उससे जतिन का हिस्सा मांगने से पहले मेरे सारे सवालों का जवाब मांगा और कहा कि उसे ये सब तभी मिलेगा जब वो ये दिखा पाएगी कि जतिन सच में हितेश का ही बेटा है। उसने जतिन के लिए कोई भी डीएनए टेस्ट कराने से मना कर दिया। उसने बोला कि अब वो मेरे पति को बेनकाब कर देगी। तभी मैंने पहली बार उसका असली चेहरा देखा। अगली चीज जो मैंने की वो ये थी, इस मामले पर अपने वकील से बात करना। मैंने उसे सभी लेटर दिखाए और तब तक जो कुछ हुआ था वो सब कुछ समझाया। मेरे वकील ने भी कहा कि किरण का अफेयर का आरोप मनगढ़ंत था। ये 1 रात से ज्यादा कुछ नहीं था, और चूंकि हितेश ने जतिन को अपने उत्तराधिकारी के रूप में उल्लेख नहीं किया है, इसलिए वो हितेश की किसी भी पैतृक संपत्ति का कानूनी रूप से उत्तराधिकारी नहीं है। यहाँ तक कि इंश्योरेंस का पैसा भी कानूनी उत्तराधिकारी को ही मिलेगा। इस बीच किरण ने अपने बेटे की मंथली स्कूल फीस के लिए पैसे के लिए मुझे परेशान करना जारी रखा। मैं उसे बेनकाब करना चाहती थी और अपने पति को प्रताड़ित करने के लिए उसे फटकारना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे मंथली खर्चों में कटौती करके जतिन के भविष्य को खतरे में नहीं डालना चाहिए। उस बच्चे ने कोई गलती नहीं की और उसे अपनी माँ के कारण दुख न उठाना पड़े, इसलिए मैंने उसकी ट्यूशन फीस जारी कर दी। जब मैंने किरण को पैसे भेजे तो उसे विश्वास हो गया कि वो मुझसे पैसे ऐंठना जारी रख सकती है, जैसा कि वो हितेश के साथ करती थी। हालांकि मैंने उसे नोटिस दिया कि मैं अगले महीने से जतिन की फीस नहीं भरूंगी और उसे खुद ही इसका उपाय निकालना होगा। उसने मतलबी व्यवहार दिखते हुए कहा कि मैं उसके बेटे की जिंदगी खराब करने पे तुली हुई हूँ। मैंने उससे कहा कि वो जो चाहे कर सकती है और मैं इस समय हार नहीं मानूंगी। मैंने उससे कहा कि अगर वो मुझसे कोई पैसा चाहती है तो डीएनए टेस्ट करा ले। इससे पहले कि वो मुझे सच्चाई उजागर करने की धमकी देती, मैंने जोर देकर कहा कि मैंने लावण्या को पहले ही इस सच के बारे में बता दिया है और हम अब उसकी मांगों के आगे नहीं झुकेंगे। मैं उसका असली रंग देखना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया कि मैं सारी सच्चाई जानती हूँ। इससे पहले कि किरण मेरी बेटी के कानों में झूठ भर सके, मैंने लावण्या को सच बता दिया और उसे इसे छुपाकर रखने के लिए कहा। मैंने उसे सब कुछ बताया कि कैसे उसकी चाची हितेश को ब्लैकमेल करती थी और कैसे वो मेरे साथ चालें चल रही थी। लावण्या ये जानकर हैरान रह गई कि उसका करीबी इतने समय तक उन्हें धोखा देने की कोशिश कर सकता था। उसने अपने पिता की इज्जत की रक्षा के लिए मेरे साथ खड़े रहने और अपनी चाची के खिलाफ लड़ने का वादा किया।
1 महीने पहले किरण ने मुझे फिर से फ़ोन किया और धमकी दी कि अगर मैंने उसे मंथली पैसा और विरासत और इंश्योरेंस का पैसा नहीं दिया तो वो परिवार के अन्य सदस्यों को सच्चाई बता देगी। मैंने उससे कहा, उसे जो करना है वो कर सकती है। वो मेरे शब्दों को सुनकर शांत सी रह गई। मैंने उससे कहा कि अगर उसने सच उजागर किया तो मैं ये पक्का कर दूंगी कि हितेश के साथ साथ उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाए। कुछ दिनों बाद हमारे माता पिता की सालगिरह थी। मेरी माँ ने परिवार के करीबी सदस्यों के लिए डिनर का प्लान किया था। हालांकि मैं इसमें नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरे माता पिता ने जोर देकर कहा कि मैं इसमें शामिल होना होगा। मैं और मेरी बेटी आधे अधूरे मन से वहां गए, क्योंकि हम किरण का चेहरा नहीं देखना चाहते थे। हम सभी ने सबके सामने सभ्य होने का दिखावा किया। जश्न के बाद हम सब डिनर के लिए बैठे। किरण की हरकतों से मुझे पता था कि वो बकवास करने वाली है। मैंने खुद को आने वाले तूफान के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। डिनर के बीच में किरण ने मेरे माता पिता के लिए एक टोस्ट उठाया और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उसने आगे कहा कि वो वहां एक परेशान करने वाली सच्चाई को उजागर करना चाहती थी। बस अब मुझे पता था कि वो क्या करने वाली है। वो वही कहानी दोहराने लगी। उसने सभी को बताया कि वो हितेश के साथ रिश्ते में थी और जतिन उसका बच्चा था। उसने सभी को वही सबूत दिखाए जो उसने मुझे शुरुआत में दिखाए थे कि हितेश जतिन को पैसे देकर सहायता करता था और कैसे उसने उससे इसे छुपाए रखने की भीख मांगी थी। ये सब सुनकर सब शांत हो गए। मेरी प्रतिक्रिया देखने के लिए कुछ निगाहें मेरी ओर घूमी। मैं वहीं सीधी बैठी रही और उसकी बकवास खत्म होने का इंतजार करती रही, जबकि मेरी बेटी अंदर से उबल रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत रहने का इशारा किया। किरण ने कहा कि चूंकि हितेश अब हमारे साथ नहीं है, इसलिए जतिन लावण्या के समान दर्जा और हितेश की संपत्ति में बराबर हिस्सा पाने का हकदार है। उसने मुझ पर हितेश द्वारा दिए जाने वाले मंथली पैसे में कटौती करके जतिन के भविष्य को खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए अपनी बातें मेरी ओर घुमा दी। ये बात कि मुझे ये सब पहले से पता थी ने पूरा माहौल और खराब कर दिया। उसने मुझ पर जतिन का हिस्सा खाने और मेरे दिवंगत पति की आखिरी ख्वाहिश को अनदेखा करने का आरोप लगाया। मेरी बेटी अपना धैर्य खो बैठी और किरण पर झूठ बोलने और हेराफेरी करने के लिए चिल्लाने लगी। उसने सब कुछ उगल दिया और कहा कि हम उसके असलियत जानते थे, क्योंकि हमें हितेश के लेटर मिले थे जो उस एक रात को छोड़कर उनके बीच कोई पक्के संबंध साबित नहीं करते थे। उसने किरण पर कीचड़ उछालते हुए उस पर हितेश को उसके साथ एक रात बिताने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया, ताकि वो पूरी जिंदगी हितेश के पैसों पर ऐश कर सके। ऐसा कहकर लावण्या ने शायद हदें पार कर दी होंगी, लेकिन कौन जानता है, ये सच भी हो सकता है। मेरे माता पिता ने बीच में हस्तक्षेप किया और हमें इस मामले पर शांति से बात करने की सलाह दी। हालांकि डिनर का आयोजन परिवार के एक करीबी सदस्य के लिए किया गया था, लेकिन मेरे माता पिता हमारी चाची और चाचाओं के सामने ऐसे निजी मुद्दों पर बातें करने में असहज थे। मेरे पिता ने असुविधा के लिए उनसे माफी मांगी। उन्होंने उनसे डिनर खत्म करने और हमें अकेला छोड़ने के लिए कहा, जबकि मेरी माँ हमें कमरे के अंदर ले गईं। हालांकि नुकसान पहले ही हो चुका था, उन्होंने सबको बचे हुए नाटक से बचाने की कोशिश की। किरण ये जानकर इतनी हैरान हुई कि हमें उसकी सच्चाई पता थी कि उसने हमसे किसी भी तरह की बात करने से इनकार कर दिया। मैं लावण्या को शांत करने के लिए एक तरफ ले गई। सभी रिश्तेदारों को विदा करने के बाद मेरे पिता कमरे के अंदर आए और किरण को बुलाया, जो बाहर आंगन में खड़ी थी। जैसे ही वो कमरे में आई, मेरे पिता उस पर टूट पड़े और दूसरों के सामने ऐसी संवेदनशील सच्चाइयों को लाने के लिए उस पर चिल्लाने लगे। उन्होंने मुझसे सब कुछ ढंग से बताने को कहा और मैंने वैसा ही किया। किरण ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पिता ने उसे डांटा और चुप रहने को कहा। किरण ने यह साबित करने की पूरी कोशिश की कि सिर्फ एक रात की बात नहीं था और हितेश सच में उससे प्यार करता था और जतिन उसका ही बेटा था। मैंने आखिरी बयान दिया कि जब तक डीएनए टेस्ट के माध्यम से हितेश के साथ जतिन के रिश्ते की सच्चाई पता नहीं चलती, मैं उसकी कोई भी मांग पूरी नहीं करूंगी। मैंने कहा कि अगर वो मुझे या मेरी बेटी को और परेशान करेगी तो मैं उससे छुटकारा पाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाऊंगी। किरण ने अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश शुरू कर दी और कहा कि मैं उसका फायदा उठा रही हूँ, क्योंकि वो कानूनी रास्ता अपनाने में सक्षम नहीं है
और मेरे पास सबसे अच्छे वकील को खरीदने के सभी साधन हैं। मैंने उससे बकवास को खत्म करने और मुद्दे पर आने के लिए कहा। हमारे बीच इस झगड़े की वजह से माहौल और तनावपूर्ण हो गया। मेरे पिता ने किरण से वही सवाल पूछे जो मैंने उससे पहले पूछे थे। हितेश ने मुझे तलाक क्यों नहीं दिया अगर वो उससे प्यार करता था? पैसे के अलावा उनके बीच कोई बातचीत क्यों नहीं हुई? यदि शुरुआत में ये सब हितेश की गलती थी, तो किरण ने परिवार के किसी भी सदस्य को जतिन की सच्चाई के बारे में क्यों नहीं बताया? उसने वही जवाब दिए। मैं उसके झूठ को दोबारा नहीं दोहराना चाहती। इसके बारे में मैंने अपनी शुरुआती पोस्ट में लिखा है। बेशक उसकी प्रतिक्रियाएं संतोषजनक नहीं थीं, इसलिए उसने उन्हें छिपाने के लिए अपने आंसुओं और गरीबी का इस्तेमाल किया। जहां मेरे पिता इन बातों पे न ध्यान देकर उससे सिर्फ जवाब मांग रहे थे, मेरी माँ उसकी नौटंकी देखकर बोलने लगी कि हमें मेरी बहन को इतना परेशान करने की जरूरत नहीं है और हम उससे आराम से बात कर सकते हैं। जब मेरी माँ ने जाहिर किया कि किरण सच कह रही है और हितेश दोषी हो सकता है, तो मैंने अपना धैर्य खो दिया। मैं किरण का पक्ष लेने के लिए अपनी माँ को डांटने ही वाली थी कि तभी मेरे पिता ने हस्तक्षेप किया और कहा कि वो जतिन के डीएनए टेस्ट के लिए पैसे देंगे और रिपोर्ट आने तक इस चीज पर कोई बात नहीं होगी। किरण ने दृढ़ता से डीएनए टेस्ट कराने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि ये सच्चाई जतिन को आहत करेगी और वो उससे नफरत करना शुरू कर देगा, ये सोचकर कि उसकी माँ ने उसके पापा के साथ चीटिंग की थी। उस समय मेरे पिता ने भी अपना धैर्य खो दिया और उसके लिए चीजें साफ साफ शब्दों में कही। डीएनए टेस्ट होने तक इस चीज पर कोई और बात नहीं होगी। किरण ने अपनी शक्ल बनाई और घर से बाहर चली गई। उस दिन से 1 हफ्ता हो गया है और मुझे आज सुबह तक कोई अपडेट नहीं मिला। मेरी माँ ने मुझे यूं ही बुलाया। उन्होंने मुझे बताया कि किरण डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हो गई है और कल वो जतिन को टेस्ट के लिए ले जा सकती है। मैं डीएनए टेस्ट के बारे में हर चीज पर रिसर्च कर रही हूँ और वो बहुत कुछ था। मैं नहीं जानती कि डीएनए टेस्ट के माध्यम से पेरेंट का पक्का करना कितना सही है। हालांकि मेरा मन कहता है कि किरण के दावे झूठे हैं, लेकिन मुझे चिंता है कि क्या वो जतिन के हितेश के बेटे होने के बारे में सही है। मुझे जतिन को विरासत का 50% देने की चिंता नहीं है, लेकिन हितेश की इज्जत की। मैं नहीं चाहती कि वो मूर्ख जीते और मेरे दिवंगत पति की छवि बर्बाद करे। क्या ये संभव है कि वो डीएनए टेस्ट में हेरफेर कर सकती है? मैं किसी भी तरह की सलाह का इंतजार करती रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ समय बाद मेरी माँ ने मुझे सूचित किया कि किरण जतिन को डीएनए टेस्ट कराने के लिए मान गई है। तो उस टेस्ट के लिए लावण्या की भी जांच की जानी थी। वो आराम से मान गई। हालांकि किरण ने महीनों बाद तक रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया। हमारे बीच कोई भी बात नहीं हो रही थी, इसलिए मैं रिपोर्टों के बारे में अपनी माँ से बात करती रहती थी, लेकिन उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए और किरण चुपचाप रही, मैं समझ गई थी कि रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अगर सकारात्मक होता तो वो ढोल बजाते हुए मेरे घर टपक जाती। वो भी जानती थी कि जतिन हितेश का बेटा नहीं है और रिपोर्ट नकारात्मक होगी। उसने हितेश को जिंदगी भर के लिए ब्लैकमेल करने के लिए उसके एक कमजोर क्षण का फायदा उठाया था। ये सोचकर मेरा दिल दुखता है कि उसने मेरे पति को किस तरह मानसिक रूप से परेशान किया होगा। कुछ महीने बाद मैंने अपनी मौसी, जो उस डिनर में भी मौजूद थीं, से सुना कि किरण अफवाहें फैला रही थी कि लावण्या हितेश की बेटी नहीं थी और यही नकारात्मक डीएनए रिपोर्ट का कारण था। तो अब उसके हिसाब से मैं अपने पति के सिवाय बाकी लोगों के साथ सो रही थी। हे भगवान, बकवास करने की कोई हद तो होनी चाहिए। हाल ही में मुझे ये भी पता चला कि वो मुझ पर डीएनए रिपोर्ट में हेरफेर करने के लिए अस्पताल को रिश्वत देने का आरोप लगा रही थी। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। फिर भी मैंने इन आरोपों का आनंद लेना शुरू कर दिया है और सुबह के अखबार की तरह सुनना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके साथ वही हो रहा है जो उसके साथ होना चाहिए। मेरी जानकारी के बिना वो हितेश से इतना पैसा वसूल रही थी। इसके बावजूद मैं हर संभव तरीके से उसकी फाइनेंशियल मदद करती रही। अगर वो हितेश को बदनाम करने की कोशिश नहीं करती तो मैं उसकी मदद करना जारी रखती। मुझे खुशी है कि उसने ऐसा किया, क्योंकि इस तरह उसकी सच्चाई आखिरकार सामने आ गई और मैं उसे अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दिया, वरना पूरी जिंदगी मैं उसकी मदद करती रहती। हे भगवान, जिस चीज ने मुझे ये आखिरी अपडेट लिखने पर मजबूर किया वो एक और नाटक था। 1 हफ्ते पहले मेरी माँ ने मुझे फोन किया
और कहा कि जतिन को किरण की सच्चाई के बारे में पता चल गया है और वो घर से भाग गया है। हालांकि वो बेवफाई से पैदा नहीं हुआ था, फिर भी वो अपने पिता को धोखा देने और उससे जुड़े ऐसे झूठ की साजिश रचने के लिए अपनी माँ से नफरत करता है। वो एक 13 साल का लड़का, वर्तमान आयु है जिसमें हार्मोन ऊपर नीचे होते रहते हैं। उसकी तरफ से ऐसा रिएक्शन आना हमेशा से संभव था। वो 2 दिनों के लिए लापता हो गया, जब तक कि पुलिस ने उसे स्थानीय लड़कों के साथ बेहोशी में और नशीली दवाओं के हालत में नहीं पाया। भगवान का शुक्र है, वो सही समय पर ठीक हो गया। मुझे उस बच्चे के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी और मदद कर सकती हूँ। उस पर नशीले पदार्थों का टेस्ट किया गया और वो नशे का आदी नहीं पाया गया। भगवान का शुक्र है। लेकिन उसने किरण के पास वापस जाने से इनकार कर दिया। वो मेरे माता पिता के साथ रह रहा है और मेरे पिता ने उसका पालन पोषण करने का डिसीजन लिया है ताकि उसे एक अच्छे आदमी में बदल सके। किरण रोजाना उससे मिलने जाती है और उससे अपने पास लौटने की विनती करती है, लेकिन वो उसे डांटता है और उसके चेहरे पर दरवाजा पटक देता है। मैंने सुना है कि वो अपने बेटे के व्यवहार और अपनी गरीबी की वजह से डिप्रेशन में जा रही है। इतने सालों तक उसने मेरा पैसा हड़पा, फिर भी हमें बदनाम करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि उसे जो मिला वो उसकी हकदार है ना?